मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज जो हम अपना एमएमई 2 का जो आपका लेक्चर चल रहा है उसकी मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जो मेरा आज का टॉपिक है दैट इज 12.6 विच इज व्हाट मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो मैट्रिसेस मेरे बच्चों आपने कन्फर्मली पढ़े होंगे जब आप ट्वेल्थ क्लास में रहे होंगे। तो आज उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं और उनके ऊपर मैट्रिक्स ऑपरेशंस हम क्या लगा सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि क्या क्या वर्क हम उनके ऊपर कर सकते हैं सिंपली। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है। तो मेरे बच्चों, मैट्रिक्स इज सिंपली सम स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज के नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो दुनिया का कोई भी इंटीजर हो, मैं उसको प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर में लिख सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 या 3 into 2। और बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूं। 6 को मैं लिख सकता हूं 6 into 1 या 1 into 6, बिल्कुल पॉसिबल है। तो दुनिया में अगर कुछ नंबर्स हैं, सपोज आपके पास नंबर है m into n, ये नंबर्स है। इन नंबर्स को अगर मैं एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देता हूं, नाउ दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और वो क्या अरेंजमेंट है? द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट सम स्पेसिफिक अरेंजमेंट। क्या है? A11 एक एलिमेंट यहां रखूंगा, A12 एक एलिमेंट यहां रखूंगा, डॉट डॉट A1n एक एलिमेंट यहां पे रखूंगा। नाउ A21 A22 डॉट डॉट A2n up to so on AM1 AM2 डॉट डॉट AMN and the matrix is closed। तो जो m into n नंबर्स थे उनको मैंने एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट दे दिया और एक मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर है m×n। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड नोटेशंस है। इसमें जो पहला अरेंजमेंट है जो मैंने ये अरेंजमेंट दिया है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो। ये जो दूसरा अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड सेकंड रो। ये जो लास्ट वाला अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड mth रो। सिमिलरली दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, नाउ दिस इज कॉल्ड nth कॉलम। सो बेसिकली m रोज और n कॉलम्स में मैंने कुछ नंबर्स को अरेंजमेंट कर दिया। कितने नंबर थे? m into n। और एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट किया है। दिस स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है कुछ नंबर्स का। कितने भी नंबर्स हो उनको हम इस एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज अगर करते हैं तो दिस मैनर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो m×n मैंने साइड में लिखा है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें जो पहले वाला होता है m, वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरे वाला होता है n मेरे बच्चों, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है सारी चीजें। ठीक। तो ये था मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कि भाई मैट्रिक्स किसको कहते हैं या कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, अब बारी आती है मैट्रिक्स के ऑपरेशंस की। तो जैसे मैंने बताया था कि हम जो भी वेक्टर स्पेसिस होते हैं या जो मैट्रिसेस होते हैं, हम उन पे कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है हम कुछ वर्क करते हैं उनके ऊपर। सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का ये मतलब है कि दो मैट्रिसेस क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक कंडीशन है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर से मतलब है m×n मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है तो दो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। अब किसी भी मैट्रिक्स को ए को अगर हम इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Aij m×n। दिस इज व्हाट द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो Aij है दिस इज कॉल्ड, जो Aij है दिस इज कॉल्ड आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो Aij क्या होता है? आई जेथ एलिमेंट होता है उस मैट्रिक्स का।
आई नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, जे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए अगर मैं कभी लिखूं A23, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा ये जो एलिमेंट है वो सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैं ए लिखूं 4 5 सपोज, तो A4 5 का मतलब है फोर्थ रो है और फिफ्थ कॉलम है, ये वो पोजीशन पे एलिमेंट रखा हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है वो मेरे बच्चों ये होती है, आपके सामने लिखी हुई है, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स की, ठीक है। जब इक्वालिटी की बारी आती है तो मैंने बोला कि मैट्रिक्स की इक्वालिटी का डिस्कस करने के लिए आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल टू A I J, दिस इज M×N ऑर्डर, और एक अनदर मैट्रिक्स है बी विच इज इक्वल टू B I J विच इज आल्सो ऑफ M×N ऑर्डर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर हैं, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द अनदर मैट्रिक्स बी, तो इफ एंड ओनली इफ टू वे इंप्लीकेशन है, दोनों के सारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं, सारे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब A I J इज इक्वल टू होना चाहिए B I J फॉर ऑल I एंड J। मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम जो यहां पे रखा हुआ है, सेकंड रो थर्ड कॉलम वही B पर होना चाहिए। तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर दिए हैं तो आप ये कह सकते हो कोरस्पोंडिंग पोजीशंस पे जो नंबर्स होंगे वो बराबर होंगे, या अगर कोरस्पोंडिंग नंबर्स बराबर हैं तो दे मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं मेरे बच्चों, ठीक। अब बोला नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर स्पेस में बच्चों मैं ये भी आपको पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में मैं किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने डिफाइन कर रखा है, आपने किसी स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई करनी है अल्फा इंटू ए, तो कुछ नहीं होगा, ये जो अल्फा है ये आपके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल हो जाएगा और ऑर्डर वही रहेगा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलरेडी था। तो जब आप ये कहते हैं कि हमने किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो इसका मतलब है आप उस नंबर की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है आपका, सपोज 1 2 0 3, सपोज फॉर एग्जांपल, और आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 इंटू ए क्या बनेगा, 2 4 0 6, खत्म बात, सिंपल है बिल्कुल। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी कांस्टेंट नंबर की मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी पोजीशंस में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सब में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बच्चों। थर्ड आता है मैट्रिक्स एडिशन। मेरे बच्चों मैट्रिक्स एडिशन का मतलब हुआ कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, लेकिन दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो जैसे इक्वालिटी में मैंने लिया था कि मैट्रिक्स का ए का जो ऑर्डर होगा M×N, बिल्कुल बी का भी ऑर्डर M×M ही होना चाहिए। तो मेरे बच्चों जो इन दो मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन होगा A+B, दिस इज नथिंग बट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सम कर दीजिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को सम कर दीजिए, और जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो जब भी वो कहता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करिए, तो आप सीधा सीधा उसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है आप उनको सम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपके पास A B C D, सपोज फॉर एग्जांपल आपको इसमें ऐड करना है X Y Z W, ठीक है बेटा। तो दोनों 2×2 के मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर के हो डजंट मैटर, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जब एडिशन करोगे तो A+X B+Y C+Z D+W एक नया मैट्रिक्स बनेगा। दिस इज योर एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, बिल्कुल सिंपल। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्लास को उतना लेंदी नहीं लूंगा, ये सिंपल बातें हैं, आपको पता है। अब इसी में टॉपिक आता है कि ये जो आपने वेक्टर में स्केलर मल्टीपल किया है या मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीपल किया है,
या अपने मैट्रिसेस को एडिशन किया है, इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता भी रखा, प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सल फैक्ट। तो वो रूल्स क्या है? रूल्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। बिल्कुल सिंपल रूल्स है मेरे बच्चों। सबसे पहला रूल्स है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। क्या है? कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, लेकिन गौर करिएगा तीनों के ऑर्डर सेम है, तो ए भी एम क्रॉस एन है, बी भी एम क्रॉस एन है, सी भी एम क्रॉस एन है, तो इन तीनों को ऐड किया जा सकता है। और वो ऐड जो होगा, एडिशन जो होगा, वो एसोसिएटिव होगा। इसका मतलब आप ए में पहले बी ऐड करें, फिर आप सी ऐड करें, दिस इज सेम एज आप पहले बी में ऐड करें सी को और फिर ऐड करें ए को। दिस इज सेम थिंग। बस देखना आपको ये है कि जो आप एडिशन मैट्रिसेस का कर रहे हैं, जिन मैट्रिसेस का आप मेरे बच्चों एडिशन कर रहे हैं, वो जो आपके मैट्रिसेस हैं वो एडेबल होने चाहिए। एडेबल का सिंपली मेरा मतलब है कि जब आप मैट्रिक्स के बारे में कुछ बात करेंगे तो वो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंपल है, ऐसा कुछ भी इसमें जो है टिपिकल टास्क मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टिपिकल टास्क होगा इसमें। अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है मेरे बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये भी एडिशन पे ही रूल है जिसको हम कुमुटेटिव कहते हैं, सिंपल रूल है। चलिए थर्ड पॉइंट है मेरे पास मेरे बच्चों, ए मैट्रिक्स में अगर आप जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो कंफर्म आपको ए मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फोर्थ रूल है मेरा, ए में अगर आप ऐड करते हैं माइनस ऑफ ए तो कंफर्म आपको जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है, बिल्कुल सिंपल। अगला रूल है मेरा, फिफ्थ पॉइंट है मेरा, अल्फा प्लस बीटा इन मल्टीपल विद ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए। बिल्कुल वेरी सिंपल। तो ये कुछ रूल्स हैं मैट्रिक्स के एडिशन और स्केलर के मल्टीपल को लेके। एक और रूल्स है मेरे पास, सिक्स, अल्फा इंटू ए प्लस बी अगर आपको बनाना है, दिस इज अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बी मैट्रिक्स। तो दीज आर द सिंपल रूल मेरे बच्चों, जो मैंने कहां से अचीव किए हैं, अपने मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग मैंने इनको फाइंड आउट किया है या डिफाइन किया है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, ये सारी की सारी वेक्टर स्पेसिस से हमने बनाई हुई होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलता है मेरे बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे थोड़ी सी लिटिल बिट टिपिकल टास्क है, ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है बट लिटिल बिट टिपिकल टास्क यहां पे हो सकती है। एक सेकेंड, लिटिल बिट टिपिकल टास्क क्या है कि जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हैं तो उसके ऑर्डर का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। कैसे रहता है देखिए, सबसे पहले तो मान लीजिए जैसे एक कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, वो है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है, और एक मैट्रिक्स है बी, वो है एन क्रॉस के ऑर्डर का। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा देखिए, ए जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो है एम और जो कॉलम्स है नंबर ऑफ कॉलम्स है एन। जो बी मैट्रिक्स मैंने लिया है उसके अंदर उतनी रो ली है जितनी पहले वाले के अंदर कॉलम्स थे, और जो इसके कॉलम्स है वो के हैं। तो अब यहां पे एक मैट्रिक्स मैं बनाना चाहता हूं विच इज ए इंटू बी, ताकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो सके। ए मैट्रिक्स को हम प्री मल्टीप्लीकेशन कहते हैं या प्री फैक्टर कहते हैं, जो बी मैट्रिक्स है उसको हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं। तो एक रूल है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब प्री मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। और यहां पे मैंने वही किया है, जो प्री मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स है एन और जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो है एन, दोनों सेम है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड कैसे होगा वो समझाता हूं। मान लीजिए जो आपका ए मैट्रिक्स था, ए वो था सपोज फॉर एग्जांपल ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक है। बी जो मैट्रिक्स था वो था बी, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, बी जे के, जो कि ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के।
सपोज n क्रॉस के ऑर्डर का था। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू बी, सबसे पहले जो a इंटू बी मैट्रिक्स बनेगा उसका जर्नल एलिमेंट जो होगा मैं उसको डिफाइन करता हूं। मान लीजिए सी आई जे के साथ, दिस इज जस्ट ए नोटेशन, सी आई जे मतलब आई जेथ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो जो इसका मैट्रिक्स बनेगा वो m क्रॉस के ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अब ये जो जर्नल एलिमेंट है सी आई जे, ये डिफाइन कैसे होगा? ये सिंपली कह रहा है कि जो सी आई जे आपको बनाना है उसमें आप ith रो ले लीजिए ए की, और आप jth कॉलम ले लीजिए बी का, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। इसका मतलब सी आई जे जो डिफाइन होगा, दिस इज समीशन k गोज फ्रॉम 1 टू n a i k इंटू बी के जे। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, वेरी सिंपल। तो क्या कह रहा है, अगर आपको a इंटू बी मैट्रिक्स वेल डिफाइंड करना है, ए इंटू बी मैट्रिक्स वेल डिफाइंड करना है, तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से लेने होंगे कि प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रो बराबर हो। जब आप ए इंटू बी निकालेंगे तो जो इसका आर्बिट्री एलिमेंट होगा आई जे, यानी कि सी आई जे, दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी। ये रूल है। तो ए इंटू बी जो डिफाइंड होगा दैट इज माई सी आई जे, और इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n, वेयर सी आई जे डिफाइंड एज दिस वन। दिस इज वेरी सिंपल, द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, है ना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको समझा दिया, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा समझा दिया। अब आप लोगों के दिमाग में जा सकता है कि सुधीर सर, जो मैट्रिक्स आपने हमें बताया या जो आप हमें सिखा रहे हो मैट्रिक्स के बारे में, इसका इस्तेमाल कहाँ है? मेरे बच्चों, मैंने पहले भी बताया अपने लेक्चर में, यहां भी बताना है क्योंकि सीक्वेंस में लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस में करते हैं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो लीनियरली रिलेटेड होते हैं कुछ कांस्टेंट के साथ, उसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, जिसको सोल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी कभी बताया है कि मान लीजिए मेरे पास कुछ वेरिएबल्स हैं x1 डॉट डॉट xn, ठीक है, कुछ कांस्टेंट है b1 b2 डॉट डॉट bm सपोज, और कुछ अनदर कांस्टेंट है मेरे पास aij, जितने भी मुझे चाहिए वो कुछ कांस्टेंट है। और मेरे पास कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं जैसे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इज इक्वल टू b1, ठीक है बेटा। सिमिलरली a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn इज इक्वल टू b2 अप टू सो ऑन am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इज इक्वल टू bm। तो मैथमेटिकली यहां पर मेरे पास m इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं। तो वो कह रहा है कि सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो सिंपली इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन मेरे बच्चों ये होता है a11 a12 डॉट डॉट a1n a21 a22 a2n अप टू सो ऑन am1 am2 amn। मैट्रिक्स कंप्लीट, द वेक्टर x1 x2 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड वेक्टर b1 b2 डॉट डॉट bm। वेरी गुड, है ना। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो है m क्रॉस n ऑर्डर का, ये जो वेक्टर है वो है n क्रॉस 1 का, मल्टीपल करोगे तो m क्रॉस 1 बनना चाहिए, यस। तो ये यूज है हमारा मैट्रिक्स थ्योरी का ऑन टू द लीनियर सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए मेरे बच्चों चल सकते हैं या चलते हैं, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, आगे है रूल्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मेरे बच्चों आपने किया है, इसके हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स मतलब कुछ ना कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई होंगी कि भाई ये कैसे वर्क करती है। ये कैसे वर्क करती है का सिंपली मतलब है कि जब आप कोई चीज डिफाइन करते हैं मेरे बच्चों मैथमेटिक्स में, तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो जाती है। वो कैरेक्टरिस्टिक हमें थोड़ा सा डिस्कस करनी पड़ेगी। हर एक कैरेक्टरिस्टिक हर जगह वैलिड रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एक चीज समझाता हूं,
जब आप मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे थे तो आपने एक बात बोली थी कि ए प्लस बी हमेशा बराबर होगा बी प्लस ए के, ठीक है। बट क्या मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? ए इंटू बी इन जनरल बराबर नहीं होता बी इंटू ए के। इसके दो दो रीजन है। मान लीजिए ए आपका मैट्रिक्स है विच इज एम क्रॉस एन, बी आपका मैट्रिक्स है विच इज एन क्रॉस के। तो ए इंटू बी तो पॉसिबल है, क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज मैच कर रहे हैं, सेम है, पॉसिबल है। लेकिन अगर यहां आप बोले बी इंटू ए सुधीर सर निकालिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। ऑर्डर क्या है? अगर आपको बी इंटू ए निकालना है तो बी का नंबर ऑफ रो और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, नहीं है, तो बी इंटू ए तो मिलेगा ही नहीं। फिर कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर मान लो ए मेरा कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का और बी मेरा कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम ऑर्डर का। तो देखो सुधीर सर ए इंटू बी अब मिल जाएगा और बी इंटू ए भी अब मिल जाएगा। मैंने बोला बेटा बिल्कुल मिल जाएगा, बट क्या सुधीर सर ए इंटू बी और बी इंटू ए अब बराबर होंगे? आंसर है अभी भी बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे बच्चों आप थोड़ा चीजों को गौर से समझिए। जब भी हम कोई सिस्टमैटिक मैनर डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में तो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जैसा एडिशन में था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या ऐसा मल्टीप्लीकेशन में है? आंसर है नहीं। लेकिन आज मेरा टॉपिक है रूल्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, कि भाई जो जो चीजें वैलिड है आप मुझे वो बताइए, जो चीजें वैलिड नहीं है आप मुझे वो ना बताइए। तो सबसे पहला है एसोसिएटिविटी। क्या है? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, प्रोवाइडेड दैट ए बी सी का मल्टीपल पॉसिबल होना चाहिए। इसका मतलब है ए अगर एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, बी अगर एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस के ऑर्डर का, और सी अगर मैट्रिक्स है के क्रॉस पी ऑर्डर का, तब ही ऐसा पॉसिबल है। तो अगर ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है एन क्रॉस के और सी का ऑर्डर है के क्रॉस पी, तो ए डॉट बी डॉट सी मिल जाएगा। अब वो कहता है कि आप बी और सी की मल्टीप्लाई पहले करें देन ए की मल्टीप्लाई करें, या फिर ए और बी की पहले मल्टीप्लाई करें देन सी की मल्टीप्लाई करें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो आपने दो काम किए हैं, पहले बी और सी को ऐड किया है और फिर ए का मल्टीपल किया है। तो इसका मतलब बी और सी के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो मान लीजिए बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, तो सी का ऑर्डर भी एम क्रॉस एन ही होना पड़ेगा। और क्योंकि सम जब करोगे तो ऑर्डर एम क्रॉस एन ही बनेगा, तो जो ए का ऑर्डर है मेरे बच्चों वो कन्फर्म के क्रॉस एम होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में ये मेन पॉइंट होता है कि आपका ऑर्डर सुटेबल होना चाहिए। तो जितने भी रूल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं या लिखना चाहता हूं उन सब में ऑर्डर मैटर करेगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क यहां पे नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है पावर ऑफ मैट्रिसेस। मेरे बच्चों पावर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या छोटी सी बात है? देखिए सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स होता है जिसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, हालांकि ये हम आगे डिस्कस करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर तभी हो सकता है जब एम और एन दोनों बराबर हो। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ए लेते हो दैट इज एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन, जो आपका दिल करे, दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अब वो सुनिए। मेरा टॉपिक है पावर ऑफ द मैट्रिक्स। पावर ऑफ द मैट्रिक्स है आपको मैट्रिक्स की पावर करनी है। पावर कैसे करते हैं आप? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका, उसकी पावर करेंगे, सपोज आपको पावर करनी है 4 फॉर एग्जाम्पल। तो कभी भी मैट्रिक्स की पावर नहीं होती, मैट्रिक्स के सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होते हैं। तो पावर 4 का मतलब है आप ए का मल्टीपल ए के साथ 4 बार करेंगे, ए का मल्टीपल ए के साथ आप 4 बार करेंगे। लेकिन 4 बार करने से पहले पहले तो 2 बार करेंगे ना, पहले तो ए का मल्टीपल ए के साथ करेंगे ना। तो ए का मल्टीपल ए के साथ तभी हो सकता है
जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, n क्रॉस n ऑर्डर का, क्योंकि बताया है अगर A कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए m क्रॉस m ऑर्डर का, इनटू मल्टीपल करना चाहते हैं आप A से m क्रॉस m से, तो जो भी बन के आएगा, जो भी मान लो वो सपोज मैट्रिक्स आएगा B फॉर एग्जांपल, तो ये कन्फर्म m क्रॉस m का ही होगा, तो मैंडेटरी है। तो पावर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है कि आप जितनी पावर मैट्रिक्स की करना चाहते हैं उतनी बार ही उस मैट्रिक्स को उसी के साथ आप मल्टीपल करते हुए चले जाएंगे। बस कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि वो मैट्रिक्स जिसकी आप पावर करना चाहते हैं, दिस मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हु इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरे बच्चों, आप थोड़ा सा अगर सिस्टम को गौर से देखें, यहां पे कुछ मैंने एक टॉपिक लिया है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिनको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हालांकि सिलेबस में अलग अलग तरीके से जो आपकी रीडिंग्स है उसमें डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली जो हम अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा। तो इसीलिए मैंने टॉपिक डाला है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो मैट्रिक्स को जनरली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो मैट्रिक्स होने के लिए ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ऐसे बनता है 0 0 0 0 0 0 लाइक दिस, नाउ दिस इज 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी डन, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ए अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m और n मेरे बच्चों बराबर होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मेरे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो होते हैं। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं A, जो कि मैट्रिक्स है ए आई जे, दिस इज n क्रॉस n। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब जहां पे आई सफिक्स और जे सफिक्स इक्वल नहीं है तो एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और जहां पे इक्वल है वहां कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये है डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि मैट्रिक्स मैंने लिखा ए, सपोज मैं 3 क्रॉस 3 का ले रहा हूं, और मैट्रिक्स मैंने लिया 0 0 0 0 0 2 0 0 3। इज दिस ए डायगोनल मैट्रिक्स? आंसर है यस, क्योंकि ये एलिमेंट जो आपको जीरो दिख रहा है ये वाला, ये A11 है। A11 में आई और जे दोनों बराबर है। अब आई और जे बराबर अगर है कहीं पे, तो उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, दिस इज A12 1 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, डिफरेंट है, इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ये जीरो होना चाहिए, 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 ये जीरो होना चाहिए। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये जीरो हो या ना जीरो हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन से वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए? जहां पर आई और जे डिफरेंट है, ये एलिमेंट कन्फर्म जीरो होने चाहिए। बाकी एलिमेंट जीरो हो या ना हो, सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल है मेरे बच्चों, बिल्कुल। अब आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक ही रो होती है। तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं ए, कैसे लिखूं? ऐसे A11 A12 डॉट डॉट A1n, तो दिस इज ऑब्वियसली ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। दिस इज ए रो मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स लिखूं A विच इज लाइक A11 A21 डॉट डॉट AM1, तो दिस इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1। नाउ दिस इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जो कॉलम में लिखा जा सके, एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स, एक ही रो हो दैट इज रो मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक
डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लिख दिया। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो आई जे 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। दूसरा ए आई आई बराबर होना चाहिए 1 के फॉर ऑल आई। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से बनना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 का ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। वो चलिए खैर बाद में देखेंगे कभी, उतना नॉलेज की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होप सो समझ में आएगा। एक होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मेरे बच्चों, आइडेम्पोटेंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ए अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज ए आई जे एन क्रॉस एन, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मीन्स अगर मैं किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी के साथ कर दूं और वही मैट्रिक्स बने, देन दिस इज कॉल्ड वेरी फेमस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत मेन मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने वहां भी बोला था कि ये बहुत मेन है। तो अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मान लीजिए ए आई जे एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए मल्टीप्लाई विद इट्स ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं ए का मल्टीपल करता हूं उसके ट्रांसपोज के साथ, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलना चाहिए। इसका मेरे बच्चों मीनिंग ये भी होता है कि ए जो मैट्रिक्स है, अगर मैं उसकी किसी भी रो का डॉट प्रोडक्ट उसी रो के साथ करता हूं तो वैल्यू हमेशा 1 मिलनी चाहिए। और अगर मैं किसी भी रो का मल्टीपल या डॉट प्रोडक्ट किसी दूसरी रो के साथ करता हूं तो वैल्यू हमेशा 0 मिलनी चाहिए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे ऐसा आप डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। अगला है निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए, निलपोटेंसी भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में। वो कह रहा है कि एक मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का, बट मस्ट बी स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब समझ गए होंगे आप, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। और ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स होता है कि हम अगर इसकी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ बनेगा, फिर कुछ मल्टीप्लाई कर दें उसी के साथ कुछ बनेगा, करते चले जाएं करते चले जाएं। एक कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी पावर अगर हम के करते हैं, तो पावर मैंने आपको समझाया था, पावर के करते हैं इसका मतलब क्या है कि मैंने के टाइम्स मल्टीपल कर दिया इस मैट्रिक्स को। और के पावर जब मैंने करी तो मैंने देखा कि ये जो मैट्रिक्स बन के आया, दिस इज नथिंग बट ए जीरो मैट्रिक्स। दिस इज नथिंग बट ए जीरो मैट्रिक्स, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। देन दिस स्पेसिफिक मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। विद निलपोटेंसी, विद निलपोटेंसी के, जो के है, जो पावर आपने लगाई, वो जो भी लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, दैट के इज कॉल्ड निलपोटेंसी। ठीक है, याद रखिएगा, आगे हो सकता है कहीं हम बात करें। अब मेरे बच्चों आता है बहुत फेमस इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। हालांकि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स अभी मैं आगे आपके साथ डीपली डिस्कस करूंगा, बट यहां पे एक छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूं। अगर एक मैट्रिक्स होता है आपके पास ए विच इज ऑफ स्क्वायर ऑर्डर, एन क्रॉस एन ऑर्डर का, स्क्वायर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो अभी हम आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। तो वो कहता है कि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो कंफर्म देयर एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स बी of order n cross n such that a into b
इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दुनिया का कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो वो कह रहा है कि कंफर्म एक मैट्रिक्स आपको बी ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड दिस मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इनवर्टेबल। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है जो मतलब मैं आपको ना समझा पा रहा हूं। आगे आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, तो वो कहता है कि ए अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास विच इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुधीर सर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज सुधीर सर को होगी, तभी वो इतना एमएससी एमएससी करके बैठे हुए हैं। अपर ट्रायंगुलर की जब डेफिनेशन आप किताबों में पढ़ते हैं तो वो कहता है कि अपर ट्रायंगुलरनेस वो जब भी डिफाइन करता है, बुक्स वाला आपके टीचर ने भी डिफाइन किया होगा, वो कहता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायगोनल टर्म तभी इस्तेमाल होती है जब आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बट मेरे बच्चों, बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होते, जबकि उनको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो आज जो मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है और मैंने जानबूझ के नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे, अगर है तो कंफर्म आपका मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगा। समझ गए? वो कह रहा है ए आई जे की वैल्यू जीरो होनी चाहिए जब भी सफिक्स आई जे से स्ट्रिक्टली बड़ा हो। आई जे से छोटा हो, क्या होना चाहिए पता नहीं है। आई जे के बराबर है, क्या होना चाहिए पता नहीं है। अगर आई जे से बड़ा है, समझ गए, तो कन्फर्म जो नंबर है, जो एलिमेंट है, वो मस्ट बी जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं कहीं पे लिखता हूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 0 0 2 3 0 0 0 1 फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यस, जबकि ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। क्योंकि आप ये एलिमेंट चेक करिए, 8 2 1 आई जे से बड़ा है, वैल्यू जीरो। इसको चेक करिए 8 3 3, ये क्या है मुझे मतलब ही नहीं है। इसको चेक करिए 8 3 2, बड़ा है ना आई जे से, वैल्यू जीरो मिल रही है ना, बस मुझे इससे मतलब है, ये होना चाहिए। सिमिलरली रिवर्स लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर भी अगर मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है विच इज ए आई जे अगेन एम क्रॉस एन, तो अगर ए आई जे जीरो हो जाता है फॉर ऑल आई इज लेस देन जे, रिवर्स कर दिया, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक मेरे बच्चों अपर ट्रायंगुलर सिनेरियो होता है और एक मेरे बच्चों लोअर ट्रायंगुलर सिनेरियो होता है। दोनों में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर किताबें स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिफाइन करती है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप स्क्वायर पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई चीज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पर डिफाइंड है तो आई विल प्रिफर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे बच्चों, बिल्कुल इजी है, कोई भी ऐसा जो है टिपिकल टास्क मुझे नहीं लगती है इन क्वेश्चंस में कि कुछ मुझे डिस्कस करने में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या क्वेश्चन है, और अगेन मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, जैसा आपकी बुक में सिनेरियो सिस्टम डिफाइंड होगा बिल्कुल ऐसे चलूंगा। कह रहा है लेट ए बी ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड ए 3 वेक्टर, मतलब 3 वेक्टर मतलब 3 डायमेंशनल वेक्टर फाइंड करिए x0 सच दैट ए x0 इज इक्वल टू अगेन x0 एंड x0 हैज लेंथ 1। तो वेरी सिंपल, जो x0 आपको फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या कंडीशन है? ए x0 इज इक्वल टू x0। तो कैसे होगा? ए x0 इज इक्वल टू x0 आपको बनाना है। ओके, चलिए मैट्रिक्स क्या है? 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1। ओके, जो x0 मैट्रिक्स है उसको मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज एक्स वाई जेड, है ना। मैंने x0 जो मैट्रिक्स है, जो वेक्टर है, डिफाइन कर दिया एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेक्टर है।
3 क्रॉस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगेन एक्स वाई जेड। बिल्कुल मैं ऐसा कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताया था आपको, उसकी फॉर्म में अगर आप लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू एक्स, ओके, माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड इज इक्वल टू वाई, ओके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे बच्चों जेड। अब आपको एक्स वाई जेड सोल्व करना है। अब आप पहली और तीसरी इक्वेशन को देखिए। पहली और तीसरी इक्वेशन क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू जेड के बराबर होगा। ठीक, अगर मैं दूसरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरी इक्वेशन में अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं, तो x प्लस वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, माइनस वाई के। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के वाई बराबर हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस के वाई बराबर हो जाएगा, या y इज इक्वल टू माइनस के x बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो मेरे पास जो वेक्टर बना वो कैसे बना, तीन जो वेक्टर बने, आप z की वैल्यू कुछ भी ले लीजिएगा, जो z आप लेंगे वही आपका x रहेगा, क्योंकि x z के बराबर है, और जो y है वो माइनस x है, यानी कि वो माइनस के z बनेगा, वेयर z इज सम रियल नंबर। तो मेरा जो x0 वेक्टर बना वो ये वेक्टर बना, x0 इज व्हाट, सम वेक्टर z माइनस जेड, जेड इज वट एवर बी रियल नंबर। आप चाहे कुछ भी ले लीजिए जेड, जैसे मान लो सपोज आपने ले लिया जेड 1, 1 ले लिया, तो 1 माइनस 1 1 इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसमें वो एक बात कह रहा है कि जो आपका जो x0 आपने बनाया उसकी लेंथ 1 के बराबर है। तो इसका मतलब अब अगर x0 की लेंथ 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर की लेंथ आप कैसे निकालते थे आपको पता है। अब ये सारी चीजें अगर मैं यहां पर पुट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा मेरे बच्चों, मुझे मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस के जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 मुझे मिलने वाला है। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपके जेड की वैल्यू भी आ गई। तो अब अगर आपने जेड को डिफाइन कर दिया, तो मेरे बच्चों x0 किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस 1/√3, 1 माइनस 1 और 1। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर, दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई जो है इसमें टिपिकल टास्क है नहीं, आप अगर इसको थोड़ा सा गौर से समझें तो। एक मिनट मेरे बच्चों, ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी इसमें कुछ लिखना है आपके लिए। अब वो कह रहा है बी पार्ट इसका देखिए, कंप्यूट a⁴n(x0)। अब आपको a⁴n(x0) फाइंड करना है। देखिए, आपको इतना पता लग गया कि a(x0) बराबर है x0 के, ये रूल है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं, फाइंड कर चुका हूं x0 को। अब आप एक बार बताइए, अगर कोई आपसे a²(x0) पूछे तो आप कैसे बताओगे, a ऑफ a(x0), नाउ दिस इज व्हाट, a ऑफ x0, क्योंकि a(x0) की वैल्यू x0 है, पुट कर दिया। अब अगेन a(x0) आया, इसको आप फिर से x0 लिख सकते हैं। तो a(x0) अगर x0 के बराबर है, तो a²(x0) भी x0 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर a की क्यूब x0 निकाला जाए, तो a ऑफ a²(x0) लिखोगे, a ऑफ a²(x0) आप ऑलरेडी x0 प्रूफ कर चुके हो। अब ये क्या आ गया, ये अगेन a(x0) आ गया, इसके बराबर लिखोगे अगेन x0, अप टू सो ऑन करते चले जाइए, a⁴n(x0) हमेशा x0 ही बनेगा फॉर ऑल। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी टिपिकल टास्क नहीं है, सब कुछ वेरी इजी। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। बिल्कुल मैं बता चुका हूं भाई, वो कह रहा है कि ए आइडेम्पोटेंट होगा जब ए इंटू ए इज इक्वल टू ए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट्स इट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आइडेम्पोटेंट की मैंने डेफिनेशन यही बताई थी। अब वो कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। तो फॉलोइंग मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास,
2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 ए मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट चेक करना है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो मैंने स्क्वायर यहां लिखा और मल्टीपल कर दिया इसी के साथ। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। मेरे बच्चों, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था है। पहली रो का मल्टीपल करेंगे डॉट प्रोडक्ट पहले के साथ, तब ये पहला एलिमेंट मिलेगा। तो आप करके देखेंगे, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आएगा। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। बिल्कुल वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टास्क नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका, वो वाकई में ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया है। अब इसका मैं बी पार्ट लेता हूं मेरे बच्चों, ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट क्या कह रहा है? शो दैट इफ ए बी इज इक्वल टू ए बी बराबर है ए के, ए बी बराबर है ए के, एंड बी ए बराबर है बी के। ये इक्वेशंस मान लो स्टार, मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन है देन ए एंड बी बोथ आर आइडेम्पोटेंट। आपको ए और बी दोनों को आइडेम्पोटेंट बताना है। तो चलिए पहले ए को आइडेम्पोटेंट बताते हैं। तो मैं इस ए स्क्वायर से शुरू करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए। अब मेरे बच्चों, जो पहले वाला ए है उसको मैंने ए बी लिख लिया, और दूसरे वाले ए को मैंने सेम रखा। मैंने पहले वाले ए को ए इंटू बी लिख लिया बाय द इक्वेशन नंबर स्टार, दूसरे को सेम रखा। अब क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी इंटू ए। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बी इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा? बी के। तो क्या मिला? ए इंटू बी। अगेन बाय द स्टार, ए इंटू बी किसके बराबर है? ए के। तो क्या मिला मुझे? मुझे मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मुझे मिला, तो आइडेम्पोटेंट हो गया ना। सिमिलरली हम बी को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? बी स्क्वायर लेके चलिए। नाउ दिस इज व्हाट? बी इंटू बी। नाउ पहले वाले बी की वैल्यू डाल दो। पहले वाले बी की अगर वैल्यू डालोगे तो दिस इज बी इंटू ए बाय द इक्वेशन नंबर स्टार इंटू बी। अगेन एसोसिएटिव होता है, तो बी इंटू ए इंटू बी। चलिए, नाउ दिस इज बी इंटू इंटू बी किसके बराबर है? ए के। और बी इंटू बी किसके बराबर है? बी के। तो क्या मिला आपको? आपको मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो मेरे बच्चों, दोनों के दोनों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सिंपल बिल्कुल। सी पार्ट है, शो दैट इफ ए इज आइडेम्पोटेंट देन ए टू द पावर एन इज ए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड। सी पार्ट इज आल्सो इजी। क्या है? ए आइडेम्पोटेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है बराबर वो ए के बराबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इक्वेशन नंबर 1 ये दे रखा है। तो आप एक बात बताइए, ए की क्यूब किसके बराबर बनेगा? ए की क्यूब बनेगा बराबर ए इंटू ए स्क्वायर के। दिस इज ए इंटू ए by equation number 1. Now this is a square, again this is a by equation number 1. तो a की क्यूब भी a के बराबर बन गया। सिमिलरली a की पावर 4, सिमिलरली a की पावर 4 अप टू सोन करते चले जाइए। a टू दी पावर n भी a के बराबर ही बनेगा। वेरी सिंपल, कुछ भी रॉकेट साइंस या कोई टिपिकल टास्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी है बच्चों। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी। एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। क्या कह रहा है? शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी ए माइनस ए डी माइनस बी सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसको शो करने के लिए बोल रखा है। वेरी सिंपल, मतलब कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं होती। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना कैसे है। देखिए, ए पार्ट में चलते हैं। ए कोई मैट्रिक्स दे दिया मुझे, ए बी सी डी। मैं कह रहा हूं कि आप इसका डायरेक्ट ए स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे आप? ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस के बी सी। ठीक है, ए बी प्लस के बी डी। ओके, ए सी प्लस के डी सी। नाउ बी सी प्लस के डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ए स्क्वायर मैंने निकाल दिया। अब जो राइट हैंड साइड दी गई है ना मेरे बच्चों, राइट हैंड साइड दी गई है। नाउ कंसीडर
राइट हैंड साइड क्या है? ए प्लस डी इंटू मैट्रिक्स ए, वो क्या है? ए बी सी डी, ओके, माइनस ए डी माइनस के बी सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज 1 0 0 1। अब जरा आप इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो बिल्कुल सेम चीज आपके सामने बन के आ जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस डी सी, ए सी प्लस डी सी, ओके, बी सी प्लस डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। मेरे बच्चों 1 और 2 को कंबाइन करो, जो एक्सप्रेशन था वो आपके पास बराबर आ जाएगा, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है? यूज पार्ट ए शो दैट ए की क्यूब इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वो करेंगे, ए पार्ट को इस्तेमाल करिए और शो करिए कि इफ ए की क्यूब अगर 0 के बराबर है तो कन्फर्म ए स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। तो कन्फर्म ए स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। तो देखिए रूल क्या है मेरे पास? मेरे पास रूल है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए माइनस ए डी माइनस के बी सी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप दोनों तरफ एक ही मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ एक ही मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ए की क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए डी माइनस के बी सी इंटू ए। अब एक्चुअली में आप थोड़ा बात समझिए, जो ए की क्यूब है वो 0 है, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो आपको यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा ए प्लस के डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी माइनस के बी सी इंटू ए। अब आप फिर से दोनों तरफ एक ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा? ए प्लस डी इंटू ए की क्यूब इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इंटू ए स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ये चीज 0 है, ए की क्यूब, तो ए की क्यूब इंटू समथिंग करूंगा तो भी 0 मिलेगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? ए डी माइनस के बी सी इंटू ए स्क्वायर 0 मिलेगा। नाउ ये जो है ए डी माइनस बी, दिस इज नेवर बी 0, तो दैट्स वाई ए स्क्वायर मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल है बिल्कुल। तो मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ए विच इज इक्वल टू 0 1 0 0। तो ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स जो है वो 0 मैट्रिक्स नहीं है ना? तो आपका जो ये पार्ट है मेरा वो सी पार्ट है, सी पार्ट है। अब अगर हम इसका ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कैसे करेंगे? 0 1 0 0 मल्टीपल करो 0 1 0 0। जरा एक बार देखना, तो पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट भी 0, थर्ड एलिमेंट भी 0 और फोर्थ एलिमेंट भी 0 बन गया। अब आप इसका कुछ भी करें, मान लीजिए आपने बोला ए की क्यूब करिए, तो ए की क्यूब को कैसे लिखोगे? ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए इंटू 0 मैट्रिक्स, कन्फर्म 0 मैट्रिक्स ही बनेगा। तो एक आपका क्वेश्चन था कि आप एक एक एग्जांपल दीजिए जिसमें ए जो मेरा एक मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स ना हो, बट उसका स्क्वायर या फिर आप क्यूब करें तो वो कन्फर्म एक 0 मैट्रिक्स बन के आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन गया ऐसा। चलिए मेरे बच्चों अब आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है मेरा 12.9, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स हो हम उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग रो को रिप्लेस कर दीजिए कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि आपका अगर थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दीजिए और थर्ड कॉलम को आप थर्ड रो बना दीजिए, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। ठीक मेरे बच्चों, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास विच इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, स्क्वायर होने की जरूरत नहीं है इन जनरल, तो आपका जो ए ट्रांसपोज बनेगा दिस इज नथिंग बट ए जे आई, और ऑर्डर चेंज हो जाएगा n क्रॉस m, क्योंकि रो को अगर आप कोरस्पॉन्डिंगली कॉलम से अगर आप रिप्लेस करते हो मेरे बच्चों
तो नंबर ऑफ रो जो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगी, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बन जाएंगे। और जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई एलिमेंट आपका बन जाएगा। ये मतलब है ट्रांसपोज का, सिंपल है बिल्कुल। अब बारी आती है रूल्स ऑफ ट्रांसपोज। तो जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो अगेन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगेन उसका ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम बनता है, पहला रूल। दूसरा, द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बिल्कुल सिंपल। थर्ड रूल, अगर आप अल्फा की मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स में और फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, दिस इज अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज, बिल्कुल सिंपल। नाउ फोर्थ रूल, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा अगर आप बात देखें, इसका एक दो बार प्रूफ पूछा हुआ है और इसका थोड़ा सा प्रूफ थोड़ा टफ भी है। मतलब टफ इन द सेंस के मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे जो है वर्क करते हैं इसके ऊपर। तो मैंने एक पेज ऐड कर लिया और इसके प्रूफ पे आते हैं। चलिए, मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब थोड़ा सा आप बात समझिएगा, ए और बी जो मैट्रिक्स हैं वो आपने डिफाइन कर रखे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। इसका मतलब आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए आई जेथ एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डॉट बी का ट्रांसपोज कंसिडर कर लिया। अब एक बार बताइए, आई जेथ एलिमेंट जो होगा ए इंटू बी के ट्रांसपोज का, दिस इज डेफिनेटली इक्वल होगा जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। आप समझिए क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर ए आई ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे एलिमेंट है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो जे आई एलिमेंट बन जाएगा। वो हर जगह रूल है। अब जे आई एथ एलिमेंट अगर आपको ए इंटू बी का चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ जेथ रो विद जेथ रो ऑफ ए, जेथ रो ऑफ ए विद ith कॉलम ऑफ बी। ये शायद कभी मैंने आपको पहले पढ़ा भी होगा कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ जो आपका बनेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जेथ रो ऑफ ए विद ith कॉलम ऑफ बी, ठीक है। नाउ दिस इज सेम एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith कॉलम ऑफ बी विद जेथ रो ऑफ ए मैट्रिक्स, जेथ रो ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब मैंने रिवर्स कर दिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वाई इंटू एक्स। नाउ दिस इज व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ बी ट्रांसपोज। जो चीज ith कॉलम है बी का, वही चीज ith रो हो जाएगी बी के ट्रांसपोज का, विद jth कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब अगर डॉट प्रोडक्ट है ith रो ऑफ बी ट्रांसपोज और jth कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज,
तो ये कन्फर्म किसके बराबर बनेगा? ये बराबर बनेगा आई जेथ एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या बन के आया यहाँ पे? यहाँ पे बन के आया कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। बिल्कुल सिंपल, खत्म मामला। बिल्कुल सिंपल था मेरे बच्चों। अब ये तो थी ट्रांसपोज को लेके कुछ रूल्स। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स मैं डिफाइन करने जा रहा हूं जो बहुत फेमस है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो जो मैं ए मैट्रिक्स लेके चलूंगा, ए आई जे, दिस मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी आप सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी डिफाइन करेंगे तो आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना मैंडेटरी है। क्यों होना जरूरी है, समझिए। वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स तब बराबर होगा या ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब ए बराबर होगा उसके ट्रांसपोज के। ए बराबर होगा उसके ट्रांसपोज के। आपको मैंने ऊपर बताया है कि जब भी आप ट्रांसपोज करते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। और अगर बराबर होना है तो वो तभी पॉसिबल है जब एन और एम दोनों बराबर होंगे। दैट्स वाई सिमेट्रिक होने के लिए ए जो है बराबर होना चाहिए ए के ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये भी है कि ए आई जे एलिमेंट बराबर होना चाहिए ए जे आई एलिमेंट के लिए फॉर ऑल आई एंड जे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं आपके सामने, दैट इज ए बी सी, बी सी डी, ई ई एफ। सो दिस इज माई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसका ट्रांसपोज करिए, यही बनेगा। तो ये एक 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही मेरे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी जो भी आप डिफाइन करेंगे विच इज ए आई जे, है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एन क्रॉस एन। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है इसका ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए के। समझ गए? इसका मैथमेटिकल मीनिंग है कि ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस के ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे। ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब इसमें एक खास बात है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं थी। क्या बात है, देखिए। अगर ए आई जे बराबर है माइनस के ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे, क्योंकि ये कंडीशन है, तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर एवरी आई एंड जे। सो दिस इज आल्सो ट्रू व्हेन आई इज इक्वल टू जे। इसका मतलब है ए आई आई बराबर होगा माइनस के ए आई आई के। इसका मतलब है कि ट्वाइस ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ए आई आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो सब के सब जीरो होते हैं। ये मतलब है इस चीज का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब अगर हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले, तो मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है। अब क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं तो मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनेगा, जीरो ए बी, माइनस के ए, माइनस के बी, जीरो सी, माइनस के सी और जीरो। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे बच्चों ये दो मैट्रिक्स होते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो मेरा टॉपिक था। तो ट्रांसपोज के बारे में हमने बात करी, कुछ कुछ बातें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो एक्सरसाइज में है उसको जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है बेटा। अब ए जो मैट्रिक्स दिया है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा ए आपको ढूंढना है, ऐसा स्मॉल ए आपको ढूंढना है सच दैट दिस मैट्रिक्स बिकम सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक होने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या था? ए आई जे बराबर होना था ए जे आई के। इस रूल को अगर मैं अप्लाई करूं तो ए वन टू बराबर होना चाहिए ए टू वन के अकॉर्डिंग टू रूल। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस वन के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 1। अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगली कंडीशन अगर आप देखें, ए टू थ्री, ठीक है, ए टू थ्री विच इज दिस वन बराबर होना चाहिए ए थ्री टू के।
विच इज दिस वन। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस 4 बराबर होना चाहिए 4a के। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 4 बराबर होना चाहिए 0 के। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको ऐसा ए ढूंढना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। चलिए पहली इक्वेशन लीजिए आप। पहली इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस के 2a प्लस के a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लिया, a माइनस के 2 प्लस के 1 कॉमन ले लिया, a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -1 और 2 यहां से मिल गई। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस के 2a प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ओके, a कॉमन ले लिया, तो a माइनस के 2 कॉमन ले लिया, a माइनस के 2 पुट इट इक्वल टू 0। a की वैल्यू किसके बराबर बनी? 2 के बराबर a की वैल्यू हमारी बनती चली गई। ठीक है, अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक ही नंबर है, a इज इक्वल टू 2। इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर मैं a की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो कंफर्म मेरा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ a1 a2 a3 आर मैट्रिसेस फॉर विच द गिवन प्रोडक्ट आर डिफाइंड, मतलब जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है, मतलब a1 a2 a3 जितने भी मैट्रिसेज हैं उनके जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब अगर सबसे पहले आप प्रूफ करिए a1 इंटू a2 इंटू a3 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a3 ट्रांसपोज a2 ट्रांसपोज एंड a1 ट्रांसपोज। सिमिलरली फिर उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए n तक। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो पहले वाला जो मेरा रूल है, वो पहले वाला मेरा क्या रूल है कि a1 इंटू a2 इंटू a3 का ट्रांसपोज प्रूफ करना है a3 ट्रांसपोज a2 ट्रांसपोज a1 ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है आपको। तो ये 3 के लिए प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो बात बताइए, मैं 2 मैट्रिसेस के लिए प्रूफ कर चुका हूं आपको सामने। क्या प्रूफ कर चुका हूं मैं? a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर स्टार। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो कभी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल है, आप उनका ट्रांसपोज करते हो तो वो रिवर्सल लॉ को सेटिस्फाई करता है, वो आपके सामने लिखा है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे a1 इंटू a2 इंटू a3 का ट्रांसपोज चाहिए। सबसे पहले तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a1 इंटू a2 इंटू a3 का होल ट्रांसपोज बाय द एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब इसको एक मैट्रिक्स मानिए, इसको दूसरा मैट्रिक्स मानिए। ठीक, तो कैसे लिखोगे आप लिखोगे a2 इंटू a3 का ट्रांसपोज इंटू a1 का ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल लॉ हो गया। अब ये जो a2 इंटू a3 है, इस पे फिर से रूल लगा दीजिए। फिर से रूल लगा दोगे तो क्या मिलेगा? a3 का ट्रांसपोज इंटू a2 का ट्रांसपोज इंटू a1 का ट्रांसपोज ऑलरेडी आपके पास है। डिस्कशन खत्म हो गया। अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या कह रहा है? शो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड a1 a2 an का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द रिवर्सल लॉ। बिल्कुल ठीक है। तो हम प्रिंसिपल इंडक्शन, आपको मेथड पता होगा कि हमने कोई भी रूल n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ कर दिया, n इज इक्वल टू 3 के लिए प्रूफ कर दिया। अब हम उसको n इज इक्वल टू r के लिए मान लेते हैं और हम r प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहा जा सकता है कि वो सबके लिए ट्रू होगा। सिंपल है बिल्कुल। तो मैंने मान लिया यहां पे लेट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r का मतलब है a1 इंटू a2 डॉट डॉट ar का ट्रांसपोज बराबर होगा ar का ट्रांसपोज इंटू ar माइनस 1 का ट्रांसपोज डॉट डॉट a1 का ट्रांसपोज, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं? a1 इंटू a2 डॉट डॉट ar इंटू ar प्लस 1 का ट्रांसपोज। तो r के लिए मैंने मान लिया और r प्लस 1 के लिए मैं लेके चल रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स मानूं और इसको एक मैट्रिक्स मानूं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा? ए आर प्लस 1 का ट्रांसपोज
इंटू A1 इंटू A2 डॉट डॉट इंटू AR का ट्रांसपोज। ठीक, नाउ पहले वाला फैक्टर मैंने सेम रखा, AR+1 का ट्रांसपोज इंटू ये जो दूसरे वाला फैक्टर है, इसमें इक्वेशन नंबर 2 मैंने अप्लाई कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा, AR का ट्रांसपोज अप टू डॉट डॉट A1 का ट्रांसपोज। तो आप गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर जो 3 है वो ट्रू हो गई फॉर n इज इक्वल टू R+1। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल n, ट्रू फॉर ऑल n। ये रूल है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैथमेटिकल इंडक्शन हमें समझा रहा है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला मैट्रिक्स है, अगला क्वेश्चन है, लेट n क्रॉस n बी ए मैट्रिक्स P इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ P का ट्रांसपोज इंटू P इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है P डैश इंटू P विच इज इक्वल टू P इंटू P डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है, मैं आपको समझा चुका हूं। अब वो कह रहा है कि ए पार्ट जो है आपका, अगर आप उसको गौर से देखें, कह रहा है लैम्डा इज इक्वल टू है अगर 1/√2, शो करिए जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है P वो ऑर्थोगोनल है। P ऑर्थोगोनल का मतलब है आपको P इंटू P ट्रांसपोज आइडेंटिटी प्रूफ करना है। ऑर्थोगोनल का ये मतलब है, चलिए करते हैं। कैसे? P इंटू P ट्रांसपोज निकालिए। तो सबसे पहले P लिखिए, P क्या है, लैम्डा 0 लैम्डा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 1 0। ओके, P का ट्रांसपोज करिए, लैम्डा 0 लैम्डा, ओके, लैम्डा 0 माइनस के लैम्डा 0 1 0। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 2 लैम्डा स्क्वायर, ओके, मल्टीपल करेंगे तो 0 0, आप चेक करते हुए चलिएगा, 0 2 लैम्डा स्क्वायर 0 0 0 1, ये आ जाएगा, आ गया। अब वो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो बराबर है 1/√2, तो कन्फर्म 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। और अगर 2 लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के, तो इसको मैं अगर इस मैट्रिक्स में डाल दूंगा तो मुझे P इंटू P ट्रांसपोज किसके बराबर मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये किसके बराबर बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। इसका मतलब मेरा जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं मेरे बच्चों। बी पार्ट क्या कह रहा है, शो दैट द 2x2 मैट्रिक्स, क्या है 2x2 का मैट्रिक्स, P माइनस के Q Q P, ये ऑर्थोगोनल होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज 1। तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये मैट्रिक्स है P फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऑर्थोगोनल कब होगा, ये ऑर्थोगोनल तब होगा जब P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब वो कह रहा है कि ये ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन बताइए स्मॉल p और स्मॉल q के ऊपर। तो अगर ये ऑर्थोगोनल है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है p माइनस के q q p मल्टीपल विद p माइनस के q q p। ठीक है बेटा, जरा मल्टीपल करना एक बार इसका, मल्टीपल करोगे तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ओके, 0 0 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, 1 0 0 1। कंपेयर करिए दोनों का, जैसे ही आप कंपेयर करोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। चेक कर लीजिए आप, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। सिंपल है। इसका मतलब जो बी पार्ट है आपका, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है आपका 2x2 का, ये ऑर्थोगोनल होगा इफ एंड ओनली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इक्वल। ठीक है, अब सी पार्ट है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। बिल्कुल सिंपल, एक पेज ऐड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि आप, अगर आप शो करिए कि आपके पास अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। बेटा वेरी सिंपल, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस जो है नहीं होती। अब दो मैट्रिक्स ले लीजिए जो आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, कैसे ले लेंगे, सी पार्ट, लेट P एंड Q बी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो इनका प्रोडक्ट मान लीजिए P इंटू क्यू, प्रोडक्ट बनाया। अगर P इंटू क्यू को ऑर्थोगोनल होना है तो इसका मतलब है P इंटू क्यू इंटू P इंटू क्यू का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। अगर P इंटू क्यू को ऑर्थोगोनल होना है तो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेते हैं? P इंटू क्यू इंटू P इंटू क्यू का ट्रांसपोज में लेके चला। नाउ दिस इज व्हाट P इंटू क्यू, ओके, इंटू क्यू डैश इंटू पी डैश, मैंने लगाया। बाय द एसोसिएटिविटी रूल दिस इज P इंटू क्यू डैश इंटू पी डैश। बाय द रूल दिस इज P इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू पी डैश। नाउ दिस इज P इंटू पी डैश, नाउ दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या हो गया? P इंटू P इंटू क्यू का ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, so P into Q is an orthogonal matrix. So the product of two orthogonal matrix must be orthogonal. ये रूल है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अब डी ऑप्शन पे आते हैं। शो दैट एनी टू डिफरेंट कॉलम्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड आर ऑफ एनी टू डिफरेंट रोज। देखिए मेरे बच्चों, सिंपल है डी पार्ट। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका अगर आप कोई भी दो डिफरेंट रो का मल्टीपल करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट कॉलम्स का मल्टीपल करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, अगर P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P इंटू पी डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये कैसे हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए P इंटू पी डैश है, तो P इंटू पी डैश आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर मैं इसको डिफाइन करूं ये कैसे होगा, ए आई जे अगर मैंने डिफाइन किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की? ए आई आई बराबर होगा 1 के और ए आई जे बराबर होगा 0 के फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब वो कह रहा है कि अगर मैं P इंटू पी डैश का एक आई जेथ एलिमेंट निकालूं जो इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि बीच में इक्वालिटी है, तो कैसे निकालूंगा मैं? आई जेथ एलिमेंट ऑफ P इंटू पी डैश किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ P विद jth कॉलम ऑफ P डैश। ठीक है, विच इज सेम एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ith रो ऑफ P विद jth रो ऑफ P, क्योंकि जो jth कॉलम होगा P डैश का वो jth रो होगा P का। और मेरे बच्चों अगर I और J डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग टू रूल वो किसके बराबर बनने चाहिए? 0 के। तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर बन रहा है? 0 के। बी केयरफुल। यहीं पे एक और बात बता दूं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, कि अगर मैं किसी भी रो का मल्टीपल उसी के साथ करता हूं डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर बनता है। अगर मैं किसी भी रो का डॉट प्रोडक्ट दूसरी रो के साथ करता हूं तो 0 के बराबर बनता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है मेरे बच्चों। वेरी सिंपल। ठीक, अब आगे चलते हैं। सिंपल है अगली सारी चीजें। अगला जो मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है। क्या कह रहा है? लेट ए बी ए मैट्रिक्स ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। एक टर्म डिफाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो मेरे बच्चों ट्रेस जब भी डिफाइन होती है किसी भी मैट्रिक्स की, तो ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होती है और ट्रेस
होती किसके बराबर है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबके सम के बराबर होती है। तो जो ट्रेस होती है मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो होती है, दिस इज A11 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट ANN, जो उसने यहां डिफाइन कर भी रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो है वो इसके बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि शो करना है आपको, अगर TRA ट्रेस है किसी मैट्रिक्स का, तो आपको शो करना है ट्रेस ऑफ A प्लस बी बराबर होगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ CA बराबर होगा C टाइम्स ट्रेस ऑफ A, वेयर C इज सम स्केलर, वेयर C इज सम स्केलर। बिल्कुल सिंपल है। अगला है ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। अगला है ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A। सिंपल है मेरे बच्चों, कुछ भी ऐसा टिपिकल टास्क इसमें नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया A विच इज इक्वल टू AIJ। मैट्रिक्स n क्रॉस n है क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए। एक बी मैट्रिक्स मान लिया मैंने विच इज BIJ, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए n क्रॉस n। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं A प्लस बी बताइए, तो A प्लस बी आप एक सेकंड में मुझे बताएंगे सुधीर सर AIJ प्लस BIJ, और ये मैट्रिक्स बनेगा n क्रॉस n का। इसीलिए आपको A प्लस बी इस क्लास में सिखाया गया है। अब अगर कोई आपसे पूछे मुझे ट्रेस बताइए TR किसका, बताइए A प्लस बी का, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या लिखेंगे? सर समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n AII प्लस BII। ठीक है, क्योंकि सारे डायगोनल एलिमेंट आपको सम करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज व्हाट समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n AII प्लस समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n BII। नाउ पहले वाला इज व्हाट ट्रेस ऑफ A प्लस दूसरे वाला इज व्हाट ट्रेस ऑफ B मैट्रिक्स। A पार्ट खत्म, सिंपल बिल्कुल। A पार्ट। नाउ B पार्ट क्या है? B पार्ट है सबसे पहले C इंटू A मैट्रिक्स बताइए। C क्या है? कांस्टेंट है, ये लिखा है। C इज एन स्केलर, तो ये क्या बनेगा आपको पता है, C इंटू AIJ। ये मैट्रिक्स बनने वाला है n क्रॉस n, क्योंकि आपको समझाया था कि किसी भी स्केलर का मल्टीपल कैसे करते हैं। अब अगर आपको ट्रेस निकालना हो C इंटू A का, तो कैसे निकालेंगे? समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n C इंटू AII। नाउ दिस इज C कॉमन आउट ले लिया, समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n AII डिफाइन कर दिया। नाउ दिस इज C इंटू ट्रेस ऑफ A मैट्रिक्स। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए इसी का सी पार्ट ले लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, है ना। चलिए सी पार्ट इसका थोड़ा अच्छा पार्ट है। सी पार्ट इसका मतलब टेक्निकली बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ए बी मैट्रिक्स क्या बनेगा, बी ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, फिर उन दोनों की जो ट्रेस बनेगी वो आपको सेम प्रूफ करनी है। ठीक, तो यहां पे मैंने मान लो ए बी मैट्रिक्स बनाया विच इज इक्वल टू जर्नल एलिमेंट CIK ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो जो मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू रूल CIK बनेगा वो बनेगा समीशन J गोज फ्रॉम 1 टू n AIJ इंटू BJK। ये रूल है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल रूल है। अब मुझे बनाना है B इंटू A, और सपोज वो मान लीजिए बनेगा कुछ भी जो आपका दिल करे, DIJ सपोज फॉर एग्जांपल n क्रॉस n बनेगा, तो DIJ किसके बराबर होगा? समीशन T गोज फ्रॉम 1 टू n, B पहले है तो BIT इंटू AIJ। जर्नल एलिमेंट मैंने लिख दिया, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है ट्रेस की। तो ट्रेस अगर मैं बनाऊं सबसे पहले ए बी की, तो आप मुझे लिखेंगे सुधीर सर समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n CII, क्योंकि ये रूल है ना, CII क्योंकि ये रूल है। नाउ दिस इज व्हाट समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n CII। अगर आपको बोला जाए तो आप मुझे एक सेकंड में बोलोगे सुधीर सर दिस इज समीशन
J goes from 1 to n, A I I, C I I बोलना है ना, तो A I J इंटू B J I, ये एलिमेंट आप मुझे बना के देंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, सब चीजें सिंपल है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज समीशन J गोज फ्रॉम 1 टू n, मैंने J बाहर की तरफ ले लिया, ब्रैकेट समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू n, P J I इंटू A I J, A I J, रिवर्स कर दिया मैंने। अब अगर आप गौर से देखें, दिस इज इक्वल टू समीशन J गोज फ्रॉम 1 टू n, और इस एलिमेंट को देखें और इस एलिमेंट को देखें, सिंपल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो दिस पॉइंट इज टी। तो मेरे बच्चों ये जो मेरा बनेगा वो बनेगा डी जे जे, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। आप जैसे मर्जी इसको पढ़ लीजिए, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अगला है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, वेरी सिंपल, डी ऑप्शन। मान लीजिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है, विच इज ए आई जे एन क्रॉस एन, तो मेरे बच्चों ए का ट्रांसपोज किसके बराबर बनेगा, ए जे आई ऑफ सेम ऑर्डर एन क्रॉस एन। अब मुझे ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज चाहिए, सो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज मेरा किसके बराबर होगा, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n ए आई आई, समझ रहे हो यहां से। बट प्रॉब्लम ये है कि यही चीज अगर हम इससे के साथ रिलेट करें तो बिल्कुल सेम चीज बनेगी। नाउ दिस इज आल्सो द ट्रेस ऑफ, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क मुझे नहीं लग रहा है इस इन सब कॉन्सेप्टों में आपको आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आज की क्लास का, दैट ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर जो है 0 है, आपको शो करना है कि उसका ट्रेस 0 के बराबर होगा। तो ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मेरा 2x2 का है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं एक्स वाई जेड डब्लू, ठीक है। एक बात है मेरे बच्चों, अगर कोई किसी मैट्रिक्स का मान लीजिए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है, तो कन्फर्म एक गारंटी है उसका डिटरमिनेंट कन्फर्म 0 होगा। डिटरमिनेंट हम अभी अगली क्लास में पढ़ाएंगे, वो 0 होगा। तो सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहला पॉइंट है डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 बनेगा, तो इसका मतलब है कि x इंटू डब्लू माइनस वाई इंटू जेड 0 के बराबर बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब वो कह रहा है ए स्क्वायर आपका 0 मैट्रिक्स के बराबर है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, एक्स वाई जेड डब्लू का मल्टीपल करेंगे एक्स वाई जेड डब्लू के साथ, सिंपल है। जरा एक बार कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड एक जगह बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई डब्लू यहाँ पे बनेगा। नाउ एक्स जेड प्लस डब्लू जेड यहाँ पे बनेगा। नाउ वाई जेड प्लस डब्लू स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, और ये किसके बराबर है, 0 मैट्रिक्स, तो 0 0 0 0। अब यहां से क्या होगा, 4 इक्वेशन आ गई, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0, ओके, एक्स वाई प्लस वाई डब्लू इज इक्वल टू 0, ओके, एक्स जेड प्लस डब्लू जेड इज इक्वल टू 0, ओके, वाई जेड प्लस डब्लू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस 2 वाई जेड और ये भी वाई जेड है ना, वाई जेड इज इक्वल टू 0 के बराबर मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक। अब वो कह रहा है कि ए मैट्रिक्स की ट्रेस 0 होनी चाहिए, तो अब मैं आपसे अगर इस मैट्रिक्स में ट्रेस पूछूं तो ट्रेस बनेगा एक्स प्लस डब्लू, है ना। ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर बनेगा, एक्स प्लस डब्लू, ठीक है। मैंने आपसे एक बात पूछी, कंसीडर एक्स प्लस डब्लू का होल स्क्वायर किसी चीज के लिए,
तो एक्स प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डब्ल्यू। सिंपल है बिल्कुल, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि आप इस इक्वेशन को जरा एक बार देखिए। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2yz इज इक्वल टू 0। लेकिन बाय द इक्वेशन नंबर 1 फाइव जेड एक्स डब्ल्यू के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2x डब्ल्यू इज 0। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब वो चीज अगर आप यहां पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 0। इफ दिस विल बिकम 0 तो आपको क्या मिला? x प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर इज 0। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। और x प्लस डब्ल्यू क्या है? मैट्रिक्स का ट्रेस। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A मस्ट बी 0। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है सारे कॉन्सेप्ट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी आपकी हो गई है, बट कोई नहीं, कहीं वीडियो थोड़ी कम है कहीं ज्यादा है। कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब जो जितने भी आपके बुक के क्वेश्चंस थे वो सब मैंने सोल्व करवा दिए। अब जो आपके असाइनमेंट जो मैंने दिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आया होगा मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।